टॉपिक नेक्स्ट आपका है सेबी एंड आरबीआई। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में ये जो संस्था जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई थी स्पेशली फॉर द स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी मार्केट में शेयर मार्केट का काम चलता है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड आती हैं सभी जो है सेबी के अंडर ही होती है। मान लीजिए कोई भी कंपनी अपने शेयर लिस्टेड करवाना चाहती है तो पहले सेबी से परमिशन हो। जो भी स्टॉक ब्रोकर, प्रमोटर्स या फिर इसके अलावा जो मार्केट में काम करने वाले पर्सनस आते हैं, ब्रोकर वगैरह हो गए, सबकी रजिस्ट्रेशन जो है सेबी ही करती है। इन्होंने लिखा भी है कंसेप्ट ऑफ सेबी। सेबी जो हमारी इकॉनमी में इंडियन कैपिटल मार्केट में मेन रोल अदा करती है। इन 1992 में जो है ये संस्था जो है एक्टिवेट हुई थी। सेबी ने मेन जो काम किया उन्होंने लिखा है भी सबसे पहले तो लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज हमारी इकॉनमी में चल रही हैं सबके लिए कानून जो है सेबी ही बना रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना स्टॉक एक्सचेंज के उस सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने ही बनाए हुए हैं। सभी बुक्स का साल बाद इंस्पेक्शन होना ये भी सेबी ने ही रूल बनाया हुआ है। जितनी भी कंपनीज मार्केट में शेयर बेचना चाहती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जरूर होंगी, उसके लिए भी इन्होंने ये किया है। उसके अलावा जितने भी स्टॉक ब्रोकर होंगे वो रजिस्टर्ड जो है सेबी के थ्रू ही होंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करना। जो लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको पहले कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। बाय द वे पैसा डूब गया तो क्या हो, कैसे पैसा मिलेगा। आज के टाइम में जहाँ पर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेबी उस चीज़ के लिए आपके फेवर में खड़ी होती है। तो कंपनी जो भी हो जिसके आपने पैसे लगाए होंगे, कल को अगर कंपनी कहीं बंद भी होती है या कुछ भी रीजंस होते हैं तो सेबी आपकी केयर करने के लिए रेडी होगी। उस कंपनी का बिजनेस स्टे करके उसकी मार्केट में बिजनेस जो प्रॉपर्टी है सेल करके आपको पैसे वापस करवाती है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। जितनी भी कंपनीज, जितने भी प्रोफेशनल या फिर कोई पर्सन जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं पैसे जमा करवाने के, बीच स्टॉक शेयर सेल करने के, वो सभी काम का रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ही बना रही है। चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। जितनी भी मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किए बिना अंदर ही अंदर बेच देते हैं, तो उस चीज़ को चेक करने की जिम्मेवारी भी सेबी की है। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकती है कि मार्केट में अगर अपने शेयर बेचने तो पहले उनको लिस्टेड करवाओ, फिर जो है मार्केट में जिस मर्जी पर्सन को बेचे जा सकते हैं। कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। जितने भी पैसे के लेन देन में विचोले काम करते हैं, बैंक हो गए, बैंकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर हो गए, प्रमोटर हो गए, स्टॉक ब्रोकर हो गए या फिर इंटरमीडियरी हो गए विचोले, इन सभी की रजिस्ट्रेशन सेबी के थ्रू ही होती है और इनको अपना सर्टिफिकेट जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है रिन्यू भी करवाना होता है। फिर है पावर ऑफ सेबी। सेबी की पावर क्या है? पावर ओवर स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरी। जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज लगी हुई हैं, विचोले हैं, उन सभी के डॉक्यूमेंट चेक करना, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना या फिर दोबारा से इशू करना, रजिस्ट्रेशन सारी पावर्स सेबी के पास ही हैं। मॉनेटरी पेनल्टी पावर्स। किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी हो रही है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाने की जिम्मेवारी भी सेबी की ही है। इनसाइडर ट्रेडिंग पावर्स। अगर कोई कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही है, अंदर ही अंदर अपने शेयर बेच रही है, तो उनको रोकने की पावर्स भी सेबी के पास हैं। पावर अंडर द सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट। मार्केट में नए रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे भी आए स्टॉक एक्सचेंज के लिए या फिर शेयर्स के लिए, उन शेयर रूल्स को लागू करवाने की जिम्मेवारी पावर भी उन्हीं सेबी के पास ही है। पावर टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस। पहले स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस जैसे चलते नॉर्मल अपने हिसाब से चलते, लेकिन आजकल स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस सेबी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ऑनलाइन सारा सिस्टम है, बंदों को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे। जिस बंदे के फेवर में हो उसका अकाउंट अलग से बन जाएगा। ये सारा स्टॉक एक्सचेंज का काम जो है सेबी के थ्रू ही चलता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। सेबी का स्ट्रक्चर कहता है, इसका इन्होंने ये लिखा हुआ है, देयर आर अबाउट 20 डिपार्टमेंट अंडर सेबी। सेबी के अंडर जो है 20 डिपार्टमेंट हैं, कम से कम ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। इन्होंने लिखा हुआ है, सम ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स आर कॉर्पोरेशन फाइनेंस, इकोनॉमिक पॉलिसी एनालिसिस, डेब्ट हाइब्रिड सिक्योरिटीज, इन्फोर्समेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, मार्केट रेगुलेशंस, लीगल अफेयर्स एंड मोर। हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ सेबी कंसिस्ट द फॉलोइंग मेंबर्स। जो सेबी में मेंबर कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखा कि द चेयरमैन ऑफ सेबी इज नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी इकोनॉमी में, सेबी का जो चेयरमैन है वही डिसाइड करता है। जो भी पर्सन रखा जाता है कम से कम 5 साल के रखा जाता है। 1 मेंबर विल अपॉइंट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक मेंबर जो है आरबीआई बैंक इशू करेगा। अगर 5 मेंबर हैं वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो बनाएगी। उसके आगे जितने बंदों की जो गवर्नमेंट है वो आगे अपने आप ही हायर होते चले जाते हैं। फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के क्या क्या काम हैं? सबसे पहले
प्रोटेक्टिव फंक्शन मैंने बोला कि जो भी लोग इन्वेस्टर्स कंपनी में किसी भी मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पर भी, चाहे कंपनियों में, चाहे आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे हैं, किसी के शेयर खरीद रहे हैं, आपकी वहाँ पे प्रोटेक्शन करना, ना कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, आपका पैसा कहीं डूब ना जाए, उस चीज़ को चेक करने की जिम्मेवारी जो है सेबी की ही है। उसके बाद डिवॉल्वमेंट फंक्शन हम बोल सकते हैं कि मार्केट में जो पैसा कहीं कहीं पर भी जमा हो रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पैसे को वहाँ पे न रखना, इकॉनमी में डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना। गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को दो, प्राइवेट संस्थान को जरूरत है उनको दो, जिन लोगों को लोन की जरूरत है उनको प्रोवाइड करो। ये सारे काम सेबी ही करती है। मीन्स पैसा जो उनके पास आता है स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में, कहीं पर भी, बैंकों में, वो पैसा पड़ा नहीं रहता, आगे के आगे मार्केट में सर्कुलेट करवाना, ताकि इकॉनमी की डेवलपमेंट हो, उसके लिए सेबी काम करती है। थर्ड है रेगुलेटरी फंक्शन मीन्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होंगी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस होंगी उनको फॉलो करना, और इकॉनमी में सभी के लिए ट्रांसपेरेंसी में काम हो, इसका काम करवाने की जिम्मेवारी भी सेबी की ही होती है। उसके बाद रोल ऑफ सेबी फंक्शन बात करें, जैसे रोल करें, एक ही चीज़ होती है, रोल भी देख लेते हैं। रोल में लिखा है कि इशू ऑफ सिक्योरिटीज, मार्केट में शेयर बेचना, जो लोग भी शेयर खरीदना चाहते हैं उनको सर्टिफिकेट इशू करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करवाना। उसके बाद इन्वेस्टर्स की टेक केयर करना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, प्लस उनके सर्टिफिकेट इशू करना, कितने साल के लिए कोई एंट्री फीस वाला मार्केट में आएगा, उसकी रिन्यूअल फीस कितनी होगी, उस सारा को डिसाइड करने की जिम्मेवारी भी सेबी की है। गाइडलाइंस ऑफ सेबी फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स कोई भी संस्था अगर मार्केट में आ रही है तो कैसे वो रूल एंड रेगुलेशन चलेगी। सेबी बोलती है कि सारे रूल कैसे होंगे। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि बोर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स, जो भी संस्था बनेगी उससे कम से कम 6 डायरेक्टर होंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक एक्सचेंज खुल गई, कोई फाइनेंस सेक्टर वाला कोई बंदा आ गया, कोई फाइनेंशियल सेक्टर वाली मार्केट आ गई, उसमें कम से कम 6 डायरेक्टर होने चाहिए। हाफ ऑफ द डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, अगर 6 डायरेक्टर रख रहे हो उसमें से 3 बंदे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है 6 रख लिए, उसमें 3% सब डायरेक्टर हो गए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हाफ डायरेक्टर हो गया, आधा काम कंपनी करता है, आधा कहीं और। ऐसा नहीं चाहिए, 3 जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग अप टू 5 पर ईयर, अगर मान लीजिए आप अपनी कंपनी में डायरेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं, 4 to 5 करना चाहते हैं, तो आप अपनी कंपनी में जनरल मीटिंग रखेंगे साल में, उसमें आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 फीमेल इंडिपेंडेंट, ये भी ध्यान रखना चाहिए, किसी भी कंपनी में संस्था अगर बनी है तो उसमें एक फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होनी चाहिए। सेबी के बाद हमारे पास आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी इकॉनमी में 1934 में आया था, लेकिन 1949 में इसने अपनी पावर से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। 1934 में रजिस्टर्ड हुआ था, संस्था आई थी, लेकिन जो हम बोल सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक स्पेसिफिक पावर मिल गई कि इकॉनमी में हमारा एक मेन बैंक बना, वो 1949 में नेशनलाइजेशन हुई थी। इसके फंक्शन क्या क्या हैं? इशूइंग करेंसी नोट, आरबीआई क्या है हमारी इकॉनमी में करेंसी नोट इशू करते हैं। जैसे जैसे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे पैसे छाप के मार्केट में उतारते चले जाते हैं। बैंकर टू अदर बैंक, जितने भी मार्केट में बैंक काम कर रहे हैं उनके लिए बैंकर का काम भी करते हैं। अगर किसी बैंक को पैसे की कमी होती है तो आरबीआई से ले सकता है, अगर आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है तो अदर बैंक से भी पैसे ले सकते हैं। बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए भी एक बैंक का काम करता है। मान लीजिए गवर्नमेंट को कभी पैसे की जरूरत पड़े तो आप आरबीआई से लोन वगैरह ले सकते हैं। हम देखा शायद कोरोना टाइम पे गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ रुपये का लोन लिया था आरबीआई से। तो इस तरह से आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है। उसके बाद एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, हमारी इकॉनमी में हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंडियन करेंसी है, बाहर की कंट्री के कोई नोट आ जाएँ, कैनेडियन डॉलर आ जाएँ, सिंगापुर आ जाएँ, यूएस आ जाएँ, तो वहाँ पे उनको एक्सचेंज करने का काम, जो रेट चल रहे हैं वो सारा काम आरबीआई के थ्रू ही होता है। क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, मार्केट में कितना किन लोगों को किस हिसाब से उधार में पैसा देना है, ये सारा काम भी आरबीआई ही डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक मार्केट में आएगा सारा का सारा पैसा अपना लोन में छोड़ देगा। आरबीआई सबके लिए नॉर्म्स सेटअप करता है, उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सभी रेशो बनाता है आरबीआई, ताकि बैंक जो अपने बिजनेस को लिक्विडेशन लेवल में बना के रखें। ऐसा ना हो कि पैसे की कमी हो जो बैंक बंद हो जाए, कभी ना होने देते। सुपरवाइजरी फंक्शन, सभी बैंकों को काम का ध्यान रखना, ये सारा काम भी आरबीआई करता है। सभी बैंकों में कैसे ट्रांजेक्शन हो रही है, किसका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई के पास होती है। आरबीआई जब मर्जी चाहे किसी भी अकाउंट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद है डिवॉल्वमेंट फंक्शन, जहाँ पे आरबीआई की ये फंक्शन है, डिवॉल्वमेंट में भी काम करता है। सबसे पहले डिवॉल्वमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, इकॉनमी में पैसे की कमी ना आए, इसके लिए भी आरबीआई काम करता है। ऑलवेज पैसा अवेलेबल रहे, इसके लिए आरबीआई हमेशा काम करेगा। डिवॉल्वमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम देखते हैं मार्केट में
बहुत सारे ऐसे बैंक हैं सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए हैं, जैसे हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, IDBI बैंक, सिडबी बैंक, जितनी भी छोटी छोटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी, जहाँ अच्छे अच्छे बैंक जो कॉर्पोरेट वाले बैंक भी काम कर रहे हैं मार्केट में, और एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं RBI। प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल फाइनेंस, जो भी कंपनीज मार्केट में काम करना चाहती हैं उनके लिए पैसा देने के काम भी RBI ही करेगा। इसके लिए ICI, IDBI, सिडबी, HDFC, एक्सिम बैंक, ये सारे बैंक मार्केट में काम कर रहे हैं। प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग, अगर मार्केट में कोई नए बैंक आए हैं या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी RBI करता है। उनके स्पेशल सेमिनार वगैरह सेटअप भी कर लिए जाते हैं, ट्रेनिंग देके उनको आगे मार्केट में फाइनेंस सेक्टर में आगे बढ़ाया भी जाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा, हमारी इकोनॉमी में वेरियस रिपोर्ट्स, स्टैटिकल रिपोर्ट्स बनाएंगे, इन्फ्लेशन की बनेगी, कहाँ से पैसा इकट्ठा हो रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लोन, सभी प्रकार का डाटा जो है RBI बना के मार्केट में उतारता है। हर एक बैंक का रिकॉर्ड भी RBI जरूर देता है। पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट, RBI हर साल अपनी रिपोर्ट्स भी जरूर पब्लिकेट करता है कि RBI का पिछले साल से बिजनेस कितना बढ़ा, कितना पैसा उनके पास आया, कौन सा बैंक एक साल में कितना डाउन हुआ, कौन सा बैंक एक साल में कितना अपलिफ्ट हुआ, ये सारे काम भी RBI करेगा। उसके बाद प्रमोशन ऑफ द बैंकिंग हैबिट, बैंकिंग के हैबिट्स मीन बैंक जो हम लोग यूज़ करते हैं उनमें जो जो सर्विसेज चल रही हैं उन सर्विसेज में कुछ नया करने का काम भी RBI करता है। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल, पहले होता था बैंकों में जाके सारे काम करवाना पड़ते, आजकल क्या हुआ, घर बैठे ही आप सारे काम कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आपके पास है, क्रेडिट कार्ड है, UPI पेमेंट यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ऑनलाइन पेमेंट जिस मर्जी बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज भी RBI के थ्रू ही इशू होती है। प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट थ्रू द रीफाइनेंस, हमारी इकोनॉमी में अगर कोई बंदे एक्सपोर्ट में काम करना चाहते हैं तो उनको प्रमोट करने का काम भी RBI करता है। उनके लिए पैसा बार बार लगाएगा और उनको बोलेगा एक्सपोर्ट का बिजनेस ना कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो, तो RBI उसमें भी काम करता है। जहाँ पे इनके डेवलपमेंट के फंक्शन है उसके बाद इनके सुपरवाइजरी फंक्शन भी हैं। सुपरवाइजरी मीन्स सभी जो इकोनॉमी में काम चल रहा है उनको चेक करने का काम। सबसे पहले ग्रांटिंग लाइसेंस टू द बैंक, जो भी इकोनॉमी में नए बैंकिंग सेक्टर में कोई बंदा आता है, हमने बैंक का बिजनेस करना है, तो उनको लाइसेंस देने का काम भी RBI करते हैं। ऐसे नहीं किसी पर्सन को बोलेगा कि आप बैंक का काम कर लो, उसके लिए उन्होंने सेटअप किया हुआ भी इतने पैसे कम से कम होने चाहिए, तब जाके आप लोग ये बिजनेस कर सकते हैं। बैंक इंस्पेक्शन, जो भी इकोनॉमी में बैंक चल रहे हैं उन सब का काम, उनका रिकॉर्ड चेक करने का काम भी RBI करता है। हर साल हर एक, जैसे हम लोग अपने बिजनेस का ऑडिट करवाते हैं, सभी बैंक का भी ऑडिट होता है, वो बैंक RBI ही ऑडिट करता है। कंट्रोल ओवर NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो ऐसी संस्थान मार्केट में काम कर रही हैं जो बैंकिंग का काम नहीं करती, मीन्स पैसे जमा करवा लिए, सेविंग खाते खोल लिए, वो संस्थान जो सिर्फ लोन वगैरह इशू देने का काम करती है। जैसे हम बोले कि IDBI बैंक हो गया, इंडोसिंड बैंक हो गया, ज़्यादातर लोन में काम करते हैं। इनमें सेविंग के अकाउंट कम होते हैं, लोन वगैरह अकाउंट ज़्यादा होते हैं, तो इन बैंकों का ध्यान भी रखना, कहीं ऐसा पैसा ना हो कि सारा पैसा इनका मार्केट में जा रहा है और इनसे वापस रिकवर कर नहीं पा रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना, ये काम भी RBI करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, जो बंदे अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा के रखते हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम भी सेटअप करना है। ये RBI नहीं सेटअप की हुई, हमने शायद पीछे पढ़ा था। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो 5 लाख की इंश्योरेंस है। बाई द वे बैंक का कुछ हो जाता है, कहीं पे बैंक डूब गया या कुछ हो गया, तो हर एक बंदे के 5 लाख उसको मिलेंगे, चाहे आपका बैंक में कुछ भी। तो ये स्कीम भी RBI की तरफ से इशू हुई। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट पॉलिसी मैटर करती है कि RBI हर एक बैंक के लिए डिसाइड करके रखता है कि हर एक बैंक, ऐसा नहीं कि मान लो 100 रुपये लेके इकोनॉमी में आया, मैं एग्जाम्पल बोलूँ, कोई भी बैंक आया 100 रुपये उसके पास हैं और 100 का 100 वो मार्केट में उतार देगा, ऐसा नहीं। RBI बोलता है कि आपको इसमें रेशियो सेटअप करनी होगी, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर आप 100 रुपये लेके मार्केट में आए हो तो इसमें ये रेशियो चल रही है आपकी, इसका ये जो है 4.25 से 4.5% के बीच में होती है, कभी बढ़ गई कभी कम होगी। इतना पैसा जो भी बैंक मार्केट में आएगा, अपना पैसा उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ऑलवेज सेविंग में रखना पड़ता है, ताकि इमरजेंसी में जब जरूरत हो तो पैसे को यूज़ कर सकें। जो बैंक मार्केट में आएगा उसको 19.5 से लेकर 21% तक स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो ऑलवेज अपनी पैसे, नेट टेंजिबल एसेट्स का पैसा इतना अपने पास रखना पड़ता है, ताकि जब भी इमरजेंसी बेस पे पैसे की जरूरत पड़े तो आपके पास हो। मतलब कि 100 में अगर हम सिंपल से वर्ड में देखें तो 25 रुपये ऑलवेज उनके पास सेविंग में होनी चाहिए, 75 से बिजनेस बैंक कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक ये रेट भी सेटअप करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अगर किसी बैंक को इमरजेंसी बेस पे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो RBI से वो लोन ले सकता है,
जिसको बोलते हैं रेपो रेट। मीन्स अगर ये पैसा होगा लगभग 6% के करीब, आज का करंट रेट में भी शायद, बाकी आप लोग आरबीआई की साइड पे दे सकते हैं। अगर बैंक को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई से इतने पैसे में लोन ले सकते हैं। 6 से 6.5% तक का होगा रेट में, क्योंकि कई बार 7 भी हो जाए तो आरबीआई साइड करेगा। ये होता है रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है, वो भी बैंकों से ले सकता है, तो वो भी 5 से 6% तक का रेट लोन जब देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। अगर आरबीआई खुद ले रहे तो कम इंटरेस्ट में बैंकों से पैसा ले भी सकते हैं। तो आरबीआई जो है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए ये काम भी करते हैं। करंट रेट आप लोग मार्केट अपने वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ये चेंज भी होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद बोर्ड ऑफ आरबीआई। आरबीआई में कहता है मेंबर कौन कौन से, जैसे हमने सेबी के मेंबर पढ़े, उसमें आरबीआई के बाद आरबीआई में सबसे पहले एक तो डायरेक्टर होते हैं, मेन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही हायर किया जाता है। आरबीआई के मेन हेड ऑफिस जो हैं 4 हैं, हमारे महानगर में बने हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में महानगर है। वहाँ पे उनके जो मेन गवर्नर है हमारे आरबीआई बैंक का, उसके आगे डिप्टी गवर्नर बनते हैं, वो अलग अलग मेन ब्रांच में बैठते हैं, जिसको 4 डिप्टी गवर्नर भी बोल सकते हैं। उसके अलावा आरबीआई जो है अलग अलग रीजनल टेरिटरी में, जैसे हम बोले हर एक स्टेट में उनकी ब्रांच है आरबीआई की, तो वहाँ पर भी उनके मेंबर्स बैठे हैं। एक मेन गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उसके बाद 4 गवर्नर और होंगे जो सेंट्रल बोर्ड के द्वारा ही हायर किए जाएंगे, और महानगरों में बैठते हैं, जो महानगर में ब्रांच आरबीआई की। उसके बाद अलग अलग यूनियन टेरिटरी, जैसे हम बोलेंगे चंडीगढ़ में आरबीआई की ब्रांच है, हमारी पंजाब की चंडीगढ़ बन गई एक यूनियन टेरिटरी। तो हर एक जगह, हर एक स्टेट में जो यूनियन टेरिटरी में आरबीआई की ब्रांच है, वहाँ पर भी वो मेंबर बिठाए जाते हैं, जिनको हायर जो है गवर्नर खुद ही करता है। उसके बाद हो गया फंक्शन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई के अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या फंक्शन है। सबसे पहले बोला कि अर्बन बैंक डिपार्टमेंट, अर्बन बैंक देखते हो, शहरी डिपार्टमेंट, अर्बन शहरी एरिया को भी बोलते हैं। शहरी एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए आरबीआई जो है डेवलपमेंट बैंक सेटअप करता है, बहुत सारी फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं कि आपने कोई भी चीज़ें लोन पे लेनी है, ज़्यादातर इंडोसिंड बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये ज़्यादातर अर्बन एरिया में आपको मिलेंगे और इजीली बेस पे क्रेडिट मार्केट में अवेलेबल लेके घूम रहे हैं, आप लोग आसानी से लोन ले सकते हैं। रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए नाबार्ड, नॉन बैंकिंग स्कॉम बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए आईडीबीआई, सिडबी, ऐसे बैंकिंग जो है मार्केट में घूम रहे हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए मार्केट में है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, जितना पैसा बाहर से आ रहा है, बाहर से जितना पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, उन सभी का रिकॉर्ड रखना और पैसे का लेन देन जो है डॉलर के हिसाब से कन्वर्जन करवाना, ये सारा काम भी आरबीआई ही करता है। लीगल डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट से बोलोगे कि हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट के पास आरबीआई प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है लीगल लेवल पे, जो भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करता है। डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स, जितने भी इकॉनमी में बैंक खुले हुए हैं उनमें जितने भी अकाउंट्स खुले हुए हैं, चाहे सेविंग, आरडी, लोन अकाउंट, रिजर्व बैंक ऑफ सॉरी लोन के अलावा ओडी अकाउंट, सीसी अकाउंट, जितने मर्जी टाइप के अकाउंट हों, सभी का रिकॉर्ड आरबीआई के पास होगा। ऐसे जब मर्जी चाहे किसी बर्सी बैंक में से इन्फॉर्मेशन आरबीआई ले सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, इकॉनमी में अगर पैसे की कमी आए तो पैसे की सप्लाई करना है काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कम करती है। इंटरनल डेब्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, इसमें उन्होंने बोला कि बाय द वे अगर इकोनॉमी में ऐसी चीज़ें आएँ कि मार्केट में गवर्नमेंट का पैसा जो है बजट जो डेफिसिट में चले जाए, इनकम कम हो, खर्चे ज़्यादा हों, तो उस टाइम पे पैसे की सरप्लस लेके आना, तो ये भी आरबीआई के काम होता है। डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी, हमारी इकोनॉमी में पैसे की कमी हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, या फिर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, उस टाइम पे आरबीआई ही काम करता है ताकि इकोनॉमी का ग्रोथ बना रहे। जीडीपी डाउन हो रही तो जीडीपी को कैसे अपलिफ्ट करना, उसमें भी आरबीआई हेल्प करेगा लोगों को लोन प्रोवाइड कर। जैसे कोरोना टाइम में देखा था कि सब कुछ खत्म ही था, जीडीपी जीरो ही हो गई थी, तो उस टाइम पे बूस्टर टाइम लोगों को लोन दिया ताकि लोग अपना बिजनेस करें, जैसे काम स्टार्ट हो तो इजीली बेस पे आगे मार्केट में बढ़ सके। ये सारे काम आरबीआई ही करता है। ये था आपका टॉपिक सेबी और आरबीआई का जो खत्म। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको लगता है पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एप्लीकेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड टू द मार्केटिंग। हम लोग एथिकल बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट एरिया में एथिकल की बात कर रहे हैं। अभी एथिकल जो बोलते हैं मार्केटिंग में एथिकल का मतलब ये हो गया, मार्केट अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रही है तो उसको एथिकल मार्केट ही बोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? जो भी कोई कंपनी अपना सामान बनाएगी तो उसको मार्केट में सेल करती है। किस प्रोसेस से सेल करती है? एक तो कंपनीज होती हैं
गुड्स डायरेक्ट टू कस्टमर बन जाते हैं। कंपनी इस तरह से भी काम करती है। कुछ कंपनीज हम बोल सकते हैं छोटी छोटी कंपनी जो होंगी, फिनिश गुड्स बनी सीधा कस्टमर के पास पहुंचा दी, इस तरह से भी मार्केटिंग हो सकती हैं। कुछ कंपनी क्या करती हैं, फिनिश गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेल डीलर, फिर रिटेलर, समझे, इस तरह से भी काम चलता है। फिनिश गुड्स बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर होलसेल डीलर के पास जाएगा, होलसेल डीलर से फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर नॉर्मल उसके बाद पब्लिक या फिर कस्टमर के पास सामान पहुंचता है। इस तरह से भी काम चलता है। इस सारी प्रोसेस को मार्केटिंग ही बोलते हैं। अगर ये सारा काम रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहा है उस प्रोसेस को बोलेंगे एथिकल मार्केटिंग। उन्होंने लिखा भी है डिफाइनिंग मार्केटिंग रिलेटेड फैक्टर्स। मार्केटिंग के साथ कौन से फैक्टर को डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने एग्जांपल लिए हुए मार्केटिंग के, अलग अलग पर्सन अलग अलग मार्केटिंग के बारे में बताया है। हम लोग सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं, कोई भी कंपनी जब अपनी फिनिश गुड्स या फिर सर्विसेज को कस्टमर के साथ पास डिलीवर करती हैं और उनसे अपना पैसा जनरेट करती हैं, इस प्रोसेस को मार्केटिंग ही बोलते हैं सिंपल वर्ड में। मार्केटिंग में कौन कौन से फैक्टर देखे जाएंगे, हमेशा मार्केटिंग में देखा जाएगा सबसे पहले डिमांड, नीड्स, वॉन्ट्स, अलग अलग वर्ड में हम यूज कर सकते हैं। डिमांड, किस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद लोगों की नीड्स देखी जाए। डिमांड तो समझ रहे ना, मान लो एक प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, अच्छे तरीके से बिक रहा है, सब लोग उसको चाहते हैं। फिर आते हैं नीड्स, बंदे की ज़रूरत वाले नीड्स के हैं। हम लोग देखते हैं मार्केट में आज के टाइम में जो भी प्रोडक्ट आता है, लोगों की सोच उसमें होती है कि इसमें भी कुछ नया आना चाहिए, और नीड्स होती है लोगों की, उसमें कुछ नया करके देंगे वो आपको, वो नीड्स देखती है। फिर वॉन्ट्स, ऐसे कौन से बंदे जो चाहते हैं कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। ये मार्केटिंग का सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। मार्केटिंग जब भी चलने वाली होगी इन फैक्टर के अकॉर्डिंग ही चलेगी। डिमांड होगी मार्केटिंग में, सबसे पहले तो अगर लोगों की चाहत मन की इच्छा है कि हमें ये चाहिए, फिर उनकी ज़रूरत जिसके बिना उनका काम नहीं चल सकता, चाहिए ही चाहिए, फिर निकलती है डिमांड। जब लोगों की नीड्स बन जाएंगी, हाँ ये चीज़ें चाहिए, तब डिमांड निकलेगी ना। मान लो पहले क्या होता था, पुराने टाइम में हम लोग सिंपल से वर्ड में बात करें, मोबाइल फ़ोन होते थे। कौन से फ़ोन होते थे, नॉर्मल बटन वाले फ़ोन होते थे, जब घरों में ही होते थे फ़ोन हम बोलते थे। उसके बाद फिर बटन वाले फ़ोन आए, धीरे धीरे लोगों के पास, लोगों को लगा भी लोगों से बातचीत करना आसान तो हो गया, लेकिन फेस टू फेस बात हो जाए, फिर बड़े फ़ोन आ गए, वीडियो कॉलिंग होगी। पहले क्या होता था, चिट्ठी जाती थी, 5-10 दिन बाद चिट्ठी पहुँचती थी, तो लोगों की नीड्स बन रही थी ना। लोगों की जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती चली गई, वैसे वैसे मार्केट में डिमांड आती चलेगी, तो मार्केटिंग उसी तरीके से ही आगे बढ़ती चली जाएगी। मार्केटिंग को आपने डिफाइन करना है तो इन 3 पॉइंट से इजीली बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग कंपोनेंट्स। मार्केटिंग में क्या था, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहले ऑनगोइंग रिव्यू, आर्गुमेंटेशन ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो कहता है ऑनगोइंग रिव्यू होता है, मार्केटिंग का एक मेन कंपोनेंट है। ऑनगोइंग रिव्यू मीन्स आपकी कंपनी कैसे चल रही है, कैसे मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिक रहा है और कैसे आपका गुडविल मार्केट में बना हुआ है। उसके बाद दूसरा उसमें लेवल देखते हैं आर्गुमेंटेशन। आपके प्रोडक्ट के पीछे लोग गलत बोलने वाले या फिर आपके प्रोडक्ट को गलत बताने वाले लोग कौन कौन से हैं। हम देखते हैं मोस्टली बहुत सारी कंपनी आज के टाइम में क्या करते हैं, रेटिंग करवाते हैं। प्रोडक्ट के बाद आपको जो कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो उसमें रेटिंग लग देते हैं 1 से लेकर 5 स्टार तक, 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। कुछ लोग 1 स्टार दे रहे हैं तो उससे पूछते हैं रीज़न क्या है भाई, तो उससे फाइंड करते हैं कि क्यों हमारे प्रोडक्ट को आर्गुमेंटेशन में लिया जाए, ताकि हम लोग बेटर सर्विसेज आगे लेके आ सके, मार्केट में हमारा नाम बढ़ा चला जाए। थर्ड आता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आपको आर्गुमेंटेशन पता लग गया तो मार्केटिंग में ऐसे कैसे काम करना है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, ये मार्केटिंग में ही आता है। दूसरा, कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग में रिसर्च करने का काम भी मार्केटिंग में ही किया है। मान लो कोई भी बिजनेस है, तब तक वो वैलिड नहीं हो सकता जब तक वो रिसर्च नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा, मान लो कोई प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, अगर आप रिसर्च करोगे नहीं हमारा प्रोडक्ट लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, फिर उसको बनाने का बेनिफिट ही नहीं है। जब भी कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहले रिसर्च करती है उस चीज़ के ऊपर, क्या लोगों की ज़रूरत है उस चीज़ की। अगर ज़रूरत ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे। अब बोलें भी एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, नॉर्मल बिकने स्टार्ट हो जाएँ, सब लोग तो नहीं खरीदेंगे ना। तो जहाँ पर चल सकते हैं उनके लिए बने हुए हैं। हम लोग बोलें कि सब लोगों के लिए ऐसा भी ट्रेन अब सब लोगों के घरों से निकले, वो नहीं हो सकती। नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई हम लोग ऐसे कोई ऐसी चीज़ें जैसे हम गाड़ी हैं, कार ही हैं, मार्केट में सबके लिए हैं, जो लोग खरीदना चाहें खरीदें, लेकिन उन्होंने डिमांड देखना लोगों की एक्चुअल डिमांड है कि नहीं है, रिसर्च किया गया। ऐसे लोग हमारी इकॉनमी में हैं जो लोग खरीद सकते हैं। फिर उसके ऊपर रिसर्च भी किया गया, भाई अगर मान लो कार ले रहे हैं मोर देन 5 लाख है, ऐसा ही हम देखते हैं मार्केट में। तो उन लोगों ने रिसर्च की गई मार्केटिंग में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम पैसे में गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं है, तो उन्होंने एक कार निकाली थी, मे भी शायद आपको भी बताओ, नहीं प्राइस है 2 लाख, इतनी प्राइस में थी, इससे भी कम में थी। तो वो लोगों ने खरीद ली। उसके बाद जो लोग 5 लाख लगाना नहीं चाहते 2 लाख तो लगाने के लिए रेडी बैठे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इससे कम में भी कुछ चीज़ निकाल के ले आए, भी सिर्फ
स्टीयरिंग पे बैठ के जाना, भी ऊपर गाड़ी में हवा कुछ नहीं होगा, हवा में बैठ के जाए तो ऐसी गाड़ी भी बन के आ सकती है। तो कुछ ना कुछ आपकी सर्विसेज के लिए रिसर्च करना ये मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है। कस्टमर पर्सपेक्टिव न्यू मिलती है भाई, लेना है तो प्लास्टिक ही है, वो जांच होगी सारी खत्म हो जाती है। चलिए, उसके बाद कस्टमर पर्सपेक्टिव। मार्केटिंग जब भी की जाएगी कस्टमर के हिसाब से की जाती है। जैसे कस्टमर मार्केट में होंगे उसी हिसाब से मार्केटिंग होती है। कस्टमर हम देखते हैं बहुत सारे होते हैं मार्केट में, लॉयल कस्टमर होते हैं। लॉयल कस्टमर जैसे हम बोल सकते हैं भी एक प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उनको वही प्रोडक्ट खरीदने हैं, ब्रांडेड जिसको हम बोलते हैं, मार्केट में जाएंगे सिर्फ उसी ब्रांड को लेंगे। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं फिर साइकोलॉजिकल बेस पे मार्केट में घूमते हैं, जैसे कोई चीज़ अच्छी मिलेगी वैसे ही ले लेंगे। जब बार्गेनिंग कस्टमर, बार्गेनिंग करने वाले भी मिलते हैं तो प्रोडक्ट वैसे हिसाब से बनते हैं, मार्केटिंग भी उन्हीं के हिसाब से होती है। फिर आते हैं डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कंपटीटर बेस भी काम मार्केट में चलता है। आप कंपनी चला रहे हो, आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हो, शॉप देखते हैं साबुन जो है एक कंपनी तो बनाती नहीं है, बहुत कंपनी बना रही है। जैसे हमारे नंबर 1 चल रहा है, उसके अलावा हम लोग सिंथोल देख लें, उसके अलावा और बहुत सारे शॉप ऐसे हैं जो मार्केट में चलते हैं। लेकिन सभी कंपनीज कंपटीशन बेस पे चल रही है। हर एक कस्टमर को अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वैरायटी ऑफ डिफरेंशिएशन दिखाने के बाद मार्केट में काम करते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग विजिबिलिटी, अपने प्रोडक्ट को विजिबल दिखा सकें कि एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उसका बेनिफिट आपको नज़र आ रहे हैं। आपको ऑलवेज कोशिश ऐसी करते हैं। देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट मार्केट में जब भी बिकता है उसके लिए रिव्यू भी दिखाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि रिव्यू सिर्फ कंपनी अपने बारे रख लेंगे, अच्छे अच्छे रिव्यू दिखाएंगे, हमने प्रोडक्ट मार्केट में बेचा था इसके रिव्यू आए ताकि आप लोग भी खरीद सकें, क्योंकि मार्केटिंग इसी हिसाब से होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या हो रहा है आजकल, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, सबसे पहले आप रिव्यू देखते हैं कि लोगों के रिव्यू कैसे हैं। जिन लोगों ने गलत रिव्यू डालते हैं वो नहीं दिखाते, अच्छे रिव्यू दिखाएंगे, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा उसको खरीदने भी। तो हम लोग भी उससे अट्रैक्ट होकर खरीदते हैं कि कंपनी की अच्छी मार्केटिंग है भाई, लोग प्रोडक्ट बिक रहा है। उसके बाद डिवेलपिंग चैनल टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट जो है लोगों के पास कैसे पहुंचेगा, उन चैनल को डेवलपमेंट करना। हो सकता है कंपनी फिनिश से यहाँ से सीधा फिनिश गुड्स को रिटेलर के पास पहुँचाए, रिटेलर से पब्लिक, हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से फिर इस तरह से अलग अलग चैनल डिफाइन करना है। कंपनी ने मार्केट में अपना सामान कैसे उतारना है, ये भी जरूरी है मार्केटिंग के लिए। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग ए मार्केटिंग बजट, मार्केटिंग के लिए भी बजट बनता है कंपनी को। जैसे सारे काम के लिए पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केटिंग के ऊपर भी कंपनी को पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कंपनी की फिनिश गुड्स बनी हुई हैं, हमें नहीं पता कोई नई कंपनी आती तो ये सामान सबसे पहले कैसे बेचेगी। एडवर्टाइजमेंट जब तक करेगी नहीं तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और आज के टाइम में मोस्टली सारी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन सिस्टम ही आ चुकी है। पहले तो होता था फेस टू फेस एडवर्टाइजमेंट्स होती थी, या फिर हम देखते थे इश्तेहार लगते थे, या फिर उस रिक्शे के ऊपर माइक लगा के कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट होती थी। आजकल नहीं, आजकल एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन। फिर अपना प्रोडक्ट अगर बेचना है तो हमें सेल एग्जीक्यूटिव भी उतारने पड़ते, जो हमारा सामान मार्केट में उतारेंगे, जिनको प्रमोटर भी हम बोल सकते हैं। तो कंपनी को खर्चा तो करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट पे भी करना है, सेल एग्जीक्यूटिव भी उनकी सैलरी देनी है, जो प्रोडक्ट हमारे ख़राब होने की कगार पे जाएंगे उनको भी हमारे उनमें चेंजेस करने में भी लॉस आ सकते हैं। तो कंपनी को उसके ऊपर भी बजट बनाना पड़ता है। उसके बाद ट्रायल एंड एरर, जब भी कोई प्रोडक्ट उतारेंगे सबसे पहले ट्रायल बेस पे सैम्पल प्रोडक्ट उतारेंगे। मोस्टली कंपनी ऐसे ही करती है, कोई नई चीज़ उतारेंगे, कोई नया आप देखेंगे गाड़ी आएगी, नया कोई मॉडल आएगा, नई कोई कार आएगी, ऐसा नहीं एकदम से बहुत सारी बना देंगे, पहले कुछ ही पीस बनाएंगे, ट्रायल बेस पे मार्केट में भेजेंगे, लोग उसको यूज़ कीजिए। अगर यूज़ करने में नज़र आ रहा है कि हाँ उसके कोई बेनिफिट दिख रहे हैं तो उसको और उतारेंगे। अगर डिमांड नहीं निकल रही तो उसे छोड़ देंगे। पहले देखेंगे एरर क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई लोगों को, उन प्रॉब्लम को कैसे दूर हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैकिंग रिजल्ट्स, हमेशा रिजल्ट ट्रैक करने की जिम्मेवारी भी मार्केटिंग में ज़रूरी है। हम देखेंगे ही नहीं हमारा प्रोडक्ट फिनिश गुड्स ही मैंने सीधा कस्टमर को दे दिया, पब्लिक ने एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद लोग यूज़ ही नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं है। रिजल्ट देखेंगे कि लोग उसको दोबारा खरीदना चाहते हैं, अगर खरीद रहे हैं, नहीं खरीदे तो उसमें दोबारा कुछ काम किया जाए, ये मार्केटिंग का प्रोसेस है। फॉलोइंग थ्रू, हमेशा अपने प्रोडक्ट की जैसे हम बोलते हैं कि रिव्यू लेते रहिए, तो फॉलोइंग थ्रू है, आप फॉलो करते रहिए लोगों को, लोग क्या चाहते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्या कुछ नया कुछ बताना चाहते हैं तो उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, या प्रोडक्ट में कुछ और भी किया जा सकता है तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर आते हैं मार्केटिंग टास्क। मार्केटिंग में कौन कौन से टास्क काम किए जाएंगे। सबसे तो मार्केटिंग अगर करनी है तो पहले देखना होगा नेगेटिव डिमांड कहाँ कहाँ पे, ये मार्केटिंग का टास्क है। कोई भी कंपनी है, मान लो मैंने अपनी कंपनी ओपन की है सामने वाले में, मेरा प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ कि लुधियाना के सभी एरिया में बिकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे नेगेटिव डिमांड है, कई बार सामान बिक जाता है, कई बार किसी महीने नहीं भी बिकता, तो उनके ऊपर सबसे पहले काम करना ये मार्केटिंग का टास्क है। जहाँ पे नेगेटिव डिमांड हो रही है, सामान बिकता है लेकिन मेरे हिसाब से उतना नहीं बिकता जितना बिकना चाहिए,
हम उस एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जो हमारे रिटेलर्स होंगे उनसे बातचीत करेंगे, क्यों नहीं बिक रहा, कस्टमर्स अगर पूछो उनसे रिव्यू लो तो हम लोग उसमें क्या बेटर कर सकते हैं। उसके बाद देखे जाएंगे नो डिमांड, ऐसे कौन से एरिया हैं, जाना बहुत सारे एरिया में बोलूँ कहाँ पर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। रीजंस हो सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे, हो सकता है कि हम लोग अपना प्रोडक्ट टाइम पर वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे, उन चीज़ों को दूर करना। उसके बाद खत्म ही होने वाला लास्ट ईयर डोरमेंट डिमांड। डोरमेंट डिमांड का मीनिंग होता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लोगों की नीड्स जो कस्टमर फील जो चाहते हैं उनको टाइम पर कहता आप फील प्रोवाइड भी नहीं करवा पाते, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आती है। ताकि कस्टमर को टाइम पे अपना प्रोडक्ट मिल सके, इसके लिए भी कंपनी में काम करना पड़ता है। लास्ट में आता है कि डिमांड या फिर फुल डिमांड। जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है उसको फुल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपका प्रोडक्ट सारा मार्केट में बहुत बिक रहा है लेकिन आप खुद बना नहीं पा रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसको फुल कैसे करना है, इसके ऊपर कंपनी को काम करना पड़ता है। ये मार्केटिंग के टास्क हैं, अगर कंपनीज इनके ऊपर काम करेंगी तो आगे जा सकती हैं, अदरवाइज मार्केटिंग कंपनियों की फेल हो जाती है। आज के लिए भाई इतना ही बहुत है, फिर बाकी हम लोग कल करते हैं।